पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखना, अपन आगे एक कंसेप्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके पापा कौन है? पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसे ही याद रखना, क्वेश्चन आएगा। इंडिया में पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात किस एक्ट में कही होगी थी? ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ऐसा नहीं कि अभी के रूल के टाइम पे, तो पर अपना आगे का आएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स फर्स्ट टाइम जब दिखा था ना, वो दिखा था पिट्स इंडिया एक्ट में। तो आपको समझ में आएगा कि क्लासिक एग्जांपल कैसे है कि उस टाइम पे ना एक नया, जैसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले आया था। याद है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपना केस काम करता था, वो ब्रिटिशर्स को और पार्लियामेंट को और वहाँ के स्टॉक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को करता था। उसके बाद अभी आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने पहली बार क्या करा कि जो कंपनी है ना, उसके कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग करा। कमर्शियल फंक्शंस प्योरली किसको दिए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और पॉलिटिकल फंक्शंस यानी कि मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, ये आए अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो ये कंपनी के ही दो पार्ट थे। तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सब देखते थे, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तो मतलब ब्रिटिशर्स, मतलब पार्लियामेंट में बैठे हैं वो, यहाँ ब्रिटिश में बैठे, वो इंडिया में नहीं बैठे हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उसके दो पार्ट कर दिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पॉलिटिकल। तो यहाँ पर क्या आया कि ये इस पावर को देखेंगे, ये इस पावर को देखो, तो ये क्या आया? इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। पहले पॉइंट। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पिट्स इंडिया एक्ट का वो ये था कि पहली बार इंडिया में जो टेरिटरीज थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसपे दबदबा था, उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन जो वर्ड यूज़ हुआ वो पिट्स इंडिया एक्ट में यूज़ हुआ। एक और चीज़ क्या हुई? कंपनी को सबॉर्डिनेट बना दिया। पहले कंपनी का थोड़ा, क्योंकि शुरू से थोड़ा बहुत इन्होंने सब कुछ किया था, तो लेकिन अब कंपनी को सबॉर्डिनेट बना दिया और डायरेक्ट कंट्रोल जमा लिया पॉलिटिकल फंक्शंस पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो कंपनी का बेसिकली सिर्फ कमर्शियल फंक्शन रह गया, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल कर रहे थे। ठीक है, एक ये पिट्स इंडिया एक्ट के मेन ये 2-3 पॉइंट थे। फिर देन अपना नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आना था 1793 में। 1773 में यही आया कि भाई ये मोनोपोली 20 साल तक कंटिन्यू हो गया, 20 साल बाद आपका ये होएगा। देन ये बीच में 2 एक्ट है, एक छोटा सा एक्ट और आया था 1786 में। उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे बंगाल के। उन्होंने 2 पावर डिमांड करी थी कि एक उन्होंने पावर ये डिमांड करी थी कि मैं काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, याद है काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं। दूसरा कमांडर इन चीफ बनने का। तो बेसिकली 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 चीज़ें डिमांड करी थी, दोनों 1786 के एक्ट के थ्रू को दी गई। एक ये कि वो काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सके, दूसरा कमांडर इन चीफ बनने का। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। अब पहले आगे बढ़ते हैं अपन ने एक्ट पढ़े अभी 3, लेकिन अपन को याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट उसमें से कौन सा था? सिर्फ एक 1773। 1781 क्या है? अमेंडिंग एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट एक अलग एक्ट है, और एक आपका 1786 का एक्ट है। ठीक है, चलो अब इनको बाद में कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना कि ये तीनों रेगुलेटिंग एक्ट्स नहीं थे। नेक्स्ट, व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था करने का, नॉर्मल प्रोविजंस थे। लेकिन एक तो वो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1786 में पावर डिमांड करी थी ना, कमांडर इन चीफ वाली और ओवरराइड डिसीजंस करने की, ये एक तो आगे के सब गवर्नर जनरल्स को मतलब एक्सटेंड कर दी। पहले से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड करी थी, उनको मिली थी, लेकिन एक एक्ट के थ्रू सबको कर दी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ से खेलना चालू करी, वो ये करी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सैलरी जानी थी ना ऑफिसर्स को, या रेवेन्यू जो पेमेंट जाना था, वो इंडियन रेवेन्यू से हायर कर दिया। लाइक उनको ऐसा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया के लिए है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो भी पैसा जाना था ना सैलरी, वो सारे इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। ब्रिटिश के फायदे के लिए है, ब्रिटिशर्स के कमाई के लिए है, ब्रिटिशर्स के रेगुलेशंस के लिए है, लेकिन पैसा कौन देगा? इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है। तो एक इन्होंने कर दिया। चलो 1793 भी निकल गया। फिर उसमें सेम क्लॉज की भाई 20 साल तक मोनोपोली कंटिन्यू रहेगी। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1813। इसमें है ना ट्रेड मोनोपोली इन्होंने अबॉलिश करी, लेकिन पूरी करी क्या? क्वेश्चन आएगा। 1813 में पूरी ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश करी क्या? तो पूरी नहीं करी, पार्शियली करी। कैसे? इनको 2 चीज़ों से बहुत प्यार था, चाय और चाइना। ध्यान रखना, चाय और चाइना। 1813 चाय चाइना। तो चाय यानी कि टी और चाइना की ट्रेड को छोड़ के बाकी मोनोपोली इन्होंने एंड कर दी। बाकी को मतलब ब्रिटिश मर्चेंट्स को ओपन कर दिया इंडिया में ट्रेड, लेकिन टी और चाइना से ट्रेड छोड़ के। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखने की बात है कि इसमें 1813 में एक और चीज़ आई थी। इन्होंने उस टाइम पे चालू किया था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इंडिया में आना, ताकि वो अपना रिलीजन को एक्सपैंड करे।
इंडिया में, ताकि वो कन्वर्जन हो, क्रिश्चियनिटी हो, वो बढ़े। और एक वेस्टर्न एजुकेशन का भी इसमें एक पॉइंट था, जो कि आगे अपन पढ़ेंगे, एजुकेशन का एक अलग से सेगमेंट पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि 1813 में मोनोपोली पार्शियली एंड हुई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज का एंट्री हुई थी, तीसरा वेस्टर्न एजुकेशन को आगे लाने की बात की गई थी। चलो अब फिर उसके बाद सेम 20 साल और आगे बढ़ते हैं 1833 में। अब याद रखना कि 1773 में सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था। कैसे? गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था और बाकी के 2 गवर्नर्स को इसको सबऑर्डिनेट बनाया था। दैट वाज स्टार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसका फाइनल स्टेप कौन सा था? 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। उनका पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरी चीज़ करी थी कि लॉज को अब एक्ट्स कहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ करी थी कि ईस्ट इंडियन कंपनी अब है ना जितनी भी होल्डिंग करती है ना प्रॉपर्टीज़ की, जगह की, टेरिटरीज़ की, वो सब इन द नेम ऑफ मैजेस्टी करेंगे, इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेंगे। खुद के नाम पे अब वो नहीं रखेंगे कुछ भी। आपको याद हो तो शुरू में था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैन साइन ट्रीटीज ऑन विद रूलर्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, है ना। लेकिन अभी ऐसा है कि अब जितनी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे ना, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो होल्ड करेंगे इन द नेम ऑफ मैजेस्टी। तो यानी कि एक तरीके से एजेंट के थ्रू रोल करेंगे। तो फिर है ना 2 जने रो रहे हैं इसमें। कौन 2 जने? एक 3 इडियट्स याद है आपको? उसमें ना वो पास होता है, वो फर्स्ट आता है, वो पहले रोते हैं कि हमारा दोस्त फेल हो गया, लेकिन जब फर्स्ट आया तो और रोते हैं। तो 2 जने कौन रो रहे हैं? कि एक तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे रो रहा है, एक गवर्नर ऑफ मद्रास रो रहा है कि पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ वो बंगाल बना दिया, बंगाल को सबऑर्डिनेट करके, बाकी को सबऑर्डिनेट करके। अब वो 2 और रो रहे हैं कि इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी ना, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी। तो लेजिस्लेटिव पावर जो इन दोनों की थी ना, बॉम्बे मद्रास की, ये पूरी तरीके से छीन ली गई। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल के पास चली गई। तो 4 चीज़ें याद रखने की और आती है इस एक्ट से। वो ये आती है, पहली चीज़ की ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि आज जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो ना, उसका जो फर्स्ट चार्ट एक आइडिया डेवलप हुआ था ना, वो 1833 एक्ट से हुआ था। दूसरा, एक लॉर्ड मैक्यूले की कमीशन थी लॉज के लिए। आज भी अपनी लॉ कमीशन हर थोड़े टाइम में बनती है। उस टाइम पे लॉर्ड मैक्यूले की सबसे पहली कमीशन थी लॉज बनाने के लिए। तीसरा, स्लेवरी को ख़त्म करने की बातें इसमें की गई थी। इसके बाद ही स्लेवरी एक्ट आया था, जिसके बाद 1850s में जाकर स्लेवरी ख़त्म हुई थी। एक चौथी बात, कभी एक क्वेश्चन आया था कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इसके पीछे थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी, लेकिन अभी के लिए अपने को काम क्या है कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। चलो इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे लास्ट चार्टर एक्ट पे, विच इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी कि 20 साल बाद। ठीक है, अच्छा आपको याद है कि सारे एक्ट्स में एक प्रोविजन था कि अगले 20 साल के लिए और कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली बट नॉट सो सरप्राइजिंगली, इस एक्ट में 1853 में ऐसा कोई क्लॉज उन्होंने डाला ही नहीं। इसका मतलब ये वाला जो 1853 एक्ट है ना, ये जो आपका कंपनी रूल वाला जो पूरा चल रहा है मोनोपोली का, और जो कंपनी का जो भी एग्जिस्टेंस है, दिस कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स में भी, और इट कैन एंड अप इन नेक्स्ट डे ऑल्सो। तो उन्होंने कोई क्लॉज डाला ही नहीं, इन्होंने ओपन रख दिया। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बुढ़ापे के दिन चल रहे हैं भैया, अब ये आ चुकी है लाठी पे। इसके देखो, इनको पॉलिटिकल फंक्शंस छीन लिए, इनके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं रखी, सब कुछ बेचल लिया। अब धीरे धीरे पूरा उसको कवर कर लिया किसने? ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। सिर्फ मोनोपोली छोड़ी थी ट्रेड इन टी और चाइना के साथ। इस एक्ट में आकर वो वाली भी इनकी ख़त्म हो गई, यानी कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, मिनी पार्लियामेंट बना। फर्स्ट टाइम सेपरेशन ऑफ पावर्स गवर्नर जनरल की काउंसिल में, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। अब आगे क्या होगा कि इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिलेगी, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में ख़त्म हो रहे हैं। अपन पढ़ेंगे भाई ऐसा कैसे। अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, तो इस ड्यूरेशन में एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ होती है भैया। सबने मंगल पांडे तो देखी होगी, मंगल। तो मंगल पांडे जो हुआ था ना, दैट वाज सिपाही म्यूटिनी, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। 1857 में ये इवेंट अगर हुआ। तो पहले अपना इवेंट कौन सा अगर हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे। लेकिन अब 1853 एक्ट के बाद ऐसा कुछ हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट्स अकर हुए कि 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुई। उसके बाद बहादुर शाह को प्रोक्लेम किया कि भैया अब यही इंडिया को वापस से रूल करेंगे। ऐसे करके पूरा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो हुआ क्या, वो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अपने को अभी इसमें इतना घुसने का जरूरत नहीं है। लेकिन मंगल पांडे जी से अपन को याद होना चाहिए कि मंगल पांडे 1857 के अराउंड हुआ था। 1853 का लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस सिपाही म्यूटिनी के बाद क्राउन रूल चालू होता है, बिकॉज कंपनी रूल यहाँ पर अगर एंड होता है, वो कैसे होता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आगे ये बनाते हैं। ये आगे 1858 के एक्ट चालू होंगे, जिनको चार्टर एक्ट्स नहीं कहते हैं। तो याद रखने वाली कुछ बातें हैं। फर्स्ट एक्ट चार्टर एक्ट 1773, लास्ट चार्टर एक्ट 1853।
स्टार्ट हुआ कब से आपका सेंट्रलाइजेशन 1773 से, एंड कब हुआ 1833 में, नॉट इन 1853। 1853 में 20 साल एक्सटेंशन का कोई क्लॉज नहीं था, ठीक है। इसमें 1853 में एक और चीज़ थी कि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ओपन टू डिस्ट्रॉय ईआईसी, यानी कि ईआईसी में पहले क्या है, फेवरिज्म के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट होता था, लेकिन उसके बाद सिविल सर्विस का जो अपने माई बाप है ना आज की तारीख में यूपीएससी, तो यूपीएससी का जो बर्थ था ना वो 1833 से थोड़ा बहुत चालू होने लगा था, लेकिन 1853 में कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम ओपन, ताकि वो मेरिट के बेस पे सेलेक्ट करें। हालांकि उसमें इंडियंस को बहुत कम प्रेफरेंस थी, पर एक मेरिट बेस्ड एग्जाम होता था और होना चालू हुआ करता था 1853 एक्ट के बाद। उसका बेसिक पर्पस ये था कि फेवरेटिज्म के बेसिस पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयमेंट होता था ना, उस एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अपना आता है सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, जिसके बाद अपन पढ़ेंगे अब 1858 के एक्ट्स और आगे।